किसी एक केस में दिया हुआ जजमेंट दूसरे केस में क्या रेलेवेंट माना जाएगा? प्रेजेंट में कोई केस चल रहा है, उसमें क्या प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट माना जाएगा? जो जजमेंट किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास किया है। कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो। 3 तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं कोर्ट में। पहला है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, दूसरा है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। ये जुरिस्डिक्शन का चैप्टर हम सीपीसी में देखेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि किसी भी कोर्ट का कोई प्रीवियस जजमेंट हो, ऑर्डर हो या डिक्री हो, दूसरे केस में किस हद तक रेलेवेंट होगा। तो ये बताया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 34 टू 38 में। ये ग्रुप ऑफ सेक्शंस हमको बताता है कि जजमेंट्स ऑफ कोर्ट व्हेन रेलेवेंट, किसी भी कोर्ट का कोई जजमेंट हो उसकी रेलेवेंसी किस हद तक है। हे एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड आई सिंप्लीफाई लॉ ऑन माय चैनल। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 जनरल रूल की बात करता है। जब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट जजमेंट पास करता है, डिक्री या ऑर्डर पास करता है, एक बार अगर मैटर डिसाइड हुआ है कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तो वो फिर से दोबारा उस पर सेकेंड सूट नहीं फाइल होगा या ट्रायल नहीं होगा। यानी अगर सेम पार्टीज है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड भी किया है, उस पर जजमेंट भी पास किया है, तो फिर से सेम सब्जेक्ट मैटर एंड सेम पार्टीज के बीच में कोई ट्रायल नहीं होगा। ये दो केसेस में हो सकता है। एक तो सिविल केसेस में भी हो सकता है, क्रिमिनल केसेस में भी हो सकता है। तो जजमेंट, ऑर्डर एंड डिक्री अगर सिविल केस में पास किया है तो उस पे ये सिमिलर है रेस जुडिकाटा से, यानी 34 बहुत सिमिलर है सिविल केसेस में रेस जुडिकाटा से एंड क्रिमिनल केसेस में डबल जियोपार्डी से। 34 ये कहता है कि अगर कोई सिविल केस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया है, उस पर जजमेंट भी पास की है, तो वो फिर से उस पर सेकेंड सूट फाइल नहीं होगा, सेकेंड ट्रायल नहीं होगा। अगर सेम पार्टीज है और सेम सब्जेक्ट मैटर है, ये बार होगा रेस जुडिकाटा से। सिमिलरली अगर कोई क्रिमिनल केस हो जिस पे जजमेंट पास हुई है, तो उस पे डबल जियोपार्डी रूल लगेगा। यानी किसी क्रिमिनल को अगर एक बार पनिशमेंट हुई है किसी केस में, तो सेम केस में दोबारा पनिशमेंट उसको नहीं होगी। हाँ, अगर दोबारा ऑफेंस करता है तो दोबारा पनिशमेंट है, बट सेम ऑफेंस के लिए अगर पनिशमेंट उसको हो चुकी है, वो पनिशमेंट भी लेके वापस आया है बाहर, तो फिर से उसको दोबारा हम अंदर नहीं भेजेंगे सेम क्राइम के लिए। ये दोनों रूल्स बहुत सिमिलर है सेक्शन 34 से, जो बात करता है प्रीवियस जजमेंट्स ऑफ कोर्ट नॉट रेलेवेंट। लेकिन किस लिए? अगर कोई सेकेंड सूट फाइल होता है या कोई ट्रायल फाइल होता है सेम मैटर पे एंड सेम पार्टीज के बीच में। अब सेक्शन 35 की बात करते हैं। ये बात करता है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स। सर्टेन यानी कोई स्पेसिफिक जजमेंट्स की ही 35 बात करता है। ये बात करता है प्रोबेट मैटर्स की, मैट्रिमोनियल मैटर्स की, एडमिरल्टी एंड इंसॉल्वेंसी मैटर्स। अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट है, यानी जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, उस कोर्ट ने इन 4 मैटर्स में कोई जजमेंट दिया है, डिक्री दिया है या ऑर्डर पास किया है, जिसमें कोर्ट किसी भी पर्सन का लीगल कैरेक्टर कॉन्फर करता है, डिक्लेयर करता है या वापस ले लेता है, या उसका प्रॉपर्टी इंटाइटलमेंट पे जजमेंट पास करता है। यानी कोई लैंड हो तो उसी का ओनर एक XYZ पर्सन है, तो अगर ये जो है ये अगर जजमेंट में पास किया है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, ये हमने प्रिजम्पशन के चैप्टर में देखा है, जिसपे कोर्ट एविडेंसेस अब अलाउ नहीं करेगी, जो फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन होगा। और वो लीगल कैरेक्टर जो कॉन्फर हुआ है, डिक्लेयर हुआ है या टेकन अवे, वापस ले लिया है, उसको कोई भी दूसरा कोर्ट, किसी दूसरे कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब इन 4 मैटर्स में अगर किसी पर्सन का लीगल कैरेक्टर एक बार कॉन्फर हो गया तो वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। लेकिन याद रखना सेक्शन 35 सिर्फ 4 मैटर्स की बात करता है, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी एंड इंसॉल्वेंसी। सिर्फ ये 4 मैटर्स में ही अगर कोई डिसीजन दिया है कोर्ट ने जो कॉन्फर करता है लीगल कैरेक्टर का किसी पर्सन का, और या तो फिर प्रॉपर्टी एंटाइटलमेंट, तो वो दूसरे कोर्ट में कंक्लूसिव प्रूफ बनकर ऑपरेट करेगा। तो सेक्शन 36 बात करता है ऐसे जजमेंट्स जो इंक्लूडेड नहीं है सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35 में। 34 में प्रीवियस जजमेंट्स एंड 35 में 4 तरह के मैटर्स है, प्रोबेट, एडमिरल्टी, इंसॉल्वेंसी एंड मैट्रिमोनियल। तो ये 5 तरह के जो मैटर्स है, इनके जजमेंट्स छोड़ के अगर कोई जजमेंट हो जो पब्लिक नेचर का है, तो वो रेलेवेंट तो माना जाएगा, लेकिन वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैटर चल रहा है ए एंड बी के बीच में एक लैंड पार्सल पे। ए क्लेम करता है कि ये जो लैंड है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ए की, और बी क्लेम करता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन सेम लैंड पे एक पहले भी केस हुआ था जो ए एंड सी के बीच में था, सेम मैटर इन क्वेश्चन था।
ये इस लैंड पे ए क्लेम कर रहा था कि मेरा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और सी क्लेम कर रहा था कि ये जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो जजमेंट पास हुआ था सी के फेवर में। तो क्या बी इस जजमेंट को ए के अगेंस्ट यूज कर सकता है? क्या बी पहले वाला जजमेंट लेके जा सकता है कोर्ट में? तो यस, ये रेलेवेंट होगा, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। मतलब ए चाहे तो इसके अगेंस्ट एविडेंस ला सकती है, तो यानी ये जजमेंट इसमें रेलेवेंट होगा। तो सेक्शन 36 इज वेरी सिंपल। ये बोलता है कि जो 34 में एंड 35 में इंक्लूड नहीं होते ऐसे जजमेंट्स अगर पब्लिक नेचर के हो तो वो रेलेवेंट माने जाएंगे। 37 तो और भी सिंपल है, जो बोलता है सेक्शन 34, 35 एंड 36 में जो भी जजमेंट्स फॉल नहीं करते, वो जनरल रूल ये कहता है कि वो तो जजमेंट्स नॉट रेलेवेंट होंगे, लेकिन उस पर एक्सेप्शन है। पहला है जजमेंट इज इटसेल्फ फैक्ट एंड इशू। अगर जजमेंट खुद ही किसी दूसरे केस में फैक्ट एंड इशू बन जाता है, यानी इन क्वेश्चन, उसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये जजमेंट जेन्युइन था कि नहीं, तब वो पहला वाला जो प्रीवियस जजमेंट है वो रेलेवेंट माना जाएगा। और दूसरा है अदर रेलेवेंसी। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कोई दूसरे प्रोविजन में पहला वाला जो जजमेंट है वो अगर रेलेवेंट होता है तो ये 37 के अंदर दूसरे एक्सेप्शन में फॉल करेगा जो रेलेवेंट माना जाएगा। 37 सिंपली बोलता है कि जो 34, 35 एंड 36 में नहीं आते तो जनरली तो वो नॉट रेलेवेंट होंगे, लेकिन अगर जजमेंट खुद ही फैक्ट एंड इशू है, जजमेंट खुद ही इन क्वेश्चन है, तो वो रेलेवेंट है। या फिर कोई दूसरे प्रोविजन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी दूसरे प्रोविजन में वो रेलेवेंट है, तो वो 37 के अंदर भी रेलेवेंट होगा। अब सेक्शन 37 को उसके बेयर एक्ट में दिए गए इलिस्ट्रेशंस के साथ समझते हैं। पहला है ए वर्सेस बी केस चल रहा है एंड बी वर्सेस सी केस चल रहा है। ए एंड बी ने सेपरेटली सी ने उन दोनों को डिफेम किया है, तो सी पे केस चल रहा है, सेपरेट ट्रायल्स है। तो पहले डिसीजन आता है ए वर्सेस सी का, जिसमें ए डिक्री ऑब्टेन करता है, यानी सी के अगेंस्ट डिक्री ऑब्टेन करता है। बी वर्सेस सी में अभी तक जजमेंट आया नहीं है, तो क्या बी ए वर्सेस सी का जो जजमेंट है, यानी डिक्री ए के फेवर में ऑब्टेन हुई है, तो क्या वो जजमेंट बी अपने केस में लेके आ सकता है? क्या बी कोर्ट को ये बोल सकता है कि ए वर्सेस सी, यानी सी ने ए को भी डिफेम किया था और कोर्ट ने ए के फेवर में डिक्री पास की है, तो क्या वो वाला जजमेंट बी अपनी केस में ला सकता है? तो नहीं, बी को सेपरेटली प्रूव करना पड़ेगा कि सी ने उसको डिफेम किया है। ये मैटर नहीं करता कि सी ने ए को भी डिफेम किया है, वो सी का एंड ए का मैटर है। बी को सेपरेटली ये प्रूव करना पड़ेगा कि सी ने उसको डिफेम किया है। और दूसरे तरीके से इसको समझते हैं कि ये वाला जो पहला वाला जजमेंट है डिफेमेशन का, क्या ये 34 में फॉल कर रहा है? तो नहीं, 35 में नहीं, 36 में भी फॉल नहीं कर रहा, इसलिए ये नॉट रेलेवेंट होगा। इलिस्ट्रेशन बी देखते हैं। ए ने एक्यूजेशंस लगाई है बी पे फॉर स्टीलिंग हिज काउ। जो बी ने उसकी काउ चुरा के सी को सेल की है, और ए वर्सेस बी के केस में ए ने अपने फेवर में डिक्री ऑब्टेन की है, यानी कोर्ट ने जजमेंट पास की है कि बी इज लायबल। तो बाद में ए क्या करता है? सी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है फॉर क्लेमिंग दैट काउ। तो क्या ए वर्सेस बी का जो जजमेंट है ए वर्सेस सी में चल जाएगा? ए ने जो सी के अगेंस्ट क्लेम किए हैं, क्या वो उसके लिए ए एंड बी का जजमेंट ले आ सकता है? तो नहीं, ये नहीं रेलेवेंट होगा, क्योंकि ना ये 34 में फॉल करता है, ना 35 में फॉल करता है, ना 36 में फॉल करता है, और 37 में भी फॉल नहीं करता, क्योंकि 37 में फॉल करने के लिए इसको ये वाला जो जजमेंट है ए वर्सेस बी का जजमेंट, ये फैक्ट एंड इशू में जजमेंट खुद ही आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए 37 में भी फॉल नहीं कर रहा। और दूसरा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी दूसरे सेक्शन में ये रेलेवेंट होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, इसलिए ये वाला जो जजमेंट है इस केस में नहीं रेलेवेंट होगा। अब इलिस्ट्रेशन सी देखते हैं। ए वर्सेस बी मैटर चल रहा है कोर्ट में, जो लैंड के ऊपर है, और ए के फेवर में डिक्री मिलती है, यानी बी के अगेंस्ट और डिक्री पास होती है, तो बी का सन गुस्से में आके सी ए को मार देता है। तो क्या ए वर्सेस सी अभी जो मैटर चल रहा है कोर्ट में मर्डर का, क्या उस केस में पहले वाला जो जजमेंट है ए वर्सेस बी का, जिसमें ए के फेवर में डिक्री ऑब्टेन हुई थी, क्या वो रेलेवेंट होगा? तो यस। क्यों रेलेवेंट होगा? पहले तो देखो ये 34 में फॉल नहीं कर रहा है, ये प्रीवियस जजमेंट नहीं है। दूसरा 35 में क्या फॉल कर रहा है? प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी एंड एडमिरल्टी। इन चारों मैटर्स में नहीं फॉल कर रहा है। 36 में फॉल कर रहा है तो नहीं, 37 में यस। ये 37 में जो दूसरा एक्सेप्शन था अदरवाइज रेलेवेंट, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी दूसरे सेक्शन में अगर वो रेलेवेंट है, तो इसमें क्या हो रहा है? सी वर्सेस ए जो मैटर है, इसमें सी का मोटिव दिख रहा है। सी का मोटिव क्या है कि ए के फेवर में यानी बी के अगेंस्ट डिक्री मिली थी, इसलिए गुस्सा होके सी ने ए को मार दिया। इसमें
सी का मोटिव दिख रहा है, इसलिए पहले वाला जजमेंट रेलेवेंट माना जाएगा। अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देखते हैं। ए पे चार्जेस है थेफ्ट के, ए के अगेंस्ट जजमेंट भी आया है, उसने कमिट किया है थेफ्ट और उसको पनिशमेंट भी हुई है। अब ए बाहर आके क्या करता है, फिर से थेफ्ट कमिट करता है, तो अब ए हो गया सेकंड ऑफेंडर। कोई भी इंसान अगर क्राइम पहली बार कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट अलग है, लेकिन सेम क्राइम आप दोबारा कर रहे हो तो उसके लिए पनिशमेंट एनहांस्ड होती है, यानी अगर सेकंड ऑफेंडर के लिए पनिशमेंट ज्यादा होती है। तो पहले वाला प्रीवियस जजमेंट है वो सेकंड केस में रेलेवेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 38 बात करता है कोई जजमेंट हो, ऑर्डर हो या डिक्री हो जो 34, 35 एंड 36 में रेलेवेंट है। ऑब्वियसली रेलेवेंट नहीं होगा तो यहाँ उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। जो भी जजमेंट्स इन 3 सेक्शंस में रेलेवेंट है, वो जजमेंट अगर फ्रॉड से लाया हो, कल्यूजन से लाया हो, या फिर उस कोर्ट ने वो पास किया है जिसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, यानी वो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं था वो डिक्री, वो जजमेंट पास करने के लिए। जो पार्टी जिसको डाउट है कि ये वाला जो जजमेंट है ये फ्रॉड से ऑब्टेन किया है, तो वो पार्टी क्या करेगी, सेक्शन 38 के अंदर उस जजमेंट को चैलेंज करेगी, यानी प्रूफ करेगी कि वो जजमेंट फ्रॉड कल्यूजन से ऑब्टेन किया है या फिर उस कोर्ट के पास वो जजमेंट पास करने के लिए जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। सेक्शन 38 रेलेवेंसी की बात नहीं करता, वो बात करता है जो ऑलरेडी जजमेंट्स रेलेवेंट है। अगर पार्टी को डाउट आता है कि वो जो रेलेवेंट जजमेंट्स है पहले के, वो अगर फ्रॉड कल्यूजन से ऑब्टेन किए हैं, तो सेक्शन 38 उस पार्टी को अलाउ करता है कि आप वो जजमेंट के अगेंस्ट कोई प्रूफ लाओ, आप प्रूफ करो कि वो जजमेंट फ्रॉड कल्यूजन से ऑब्टेन किया है या फिर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था वो डिक्री पास करने के लिए। सेक्शन 38 पार्टी को अलाउ करता है कि आप उसको प्रूफ करो कि वो नॉट रेलेवेंट है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इन सेक्शंस में अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।